थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंस डे की सबको शुभकामनाएं, सबको बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस सबके लिए। एंड इसके बाद आज टोबैको के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, टोबैको के बारे में बात करने वाले हैं। तंबाकू, सिगरेट, जितने भी तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में, इंडिया में क्यों बुरा हाल है, कितना बुरा हाल है, उन सब के बारे में आज बात करेंगे। और उसके पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि तंबाकू इंडिया में आया कहाँ से, कब से आ रहा है, वर्ल्ड में कब से आया है और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों बन गई। तो सबसे पहले तो तंबाकू बहुत पुराना है, बहुत पुराना इन द सेंस कि करीब 200, 300, 500, 5000 साल पहले से तंबाकू अर्थ पे है, इस धरती पे है, लोग उसको यूज कर रहे हैं। और पहले लोगों को लगता था कि तंबाकू अच्छी चीज है, दवाई है, इसको एज मेडिसिन भी लोग यूज करते थे। बट अराउंड 15 सेंचुरी, मतलब करीब 400-500 साल पहले तक लोगों को पता चल गया कि ये इससे कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ नुकसान ही होता है, सिर्फ बीमारियां ही फैलाता है ये। लेकिन उसके पहले लोग बहुत कॉमनली, बहुत इजीली इसको यूज करते थे। ये करीब अमेरिका से स्टार्ट हुआ था करीब 5000 बीसी में। फिर धीरे धीरे करके करीब 17 सेंचुरी में, 1604 में, जो पोर्टुगीज थे, जो धीरे धीरे ट्रेड करने के लिए इंडिया में आते थे, वो टोबैको को लाने लगे। अपने जो मुगल एम्परर्स थे, जो अकबर और इन सब के कोर्ट में थे, इन सबको आके वो देने लगे। एंड धीरे धीरे करके पहले राजा महाराजाओं ने शुरू किया, उनके फिर बच्चों ने शुरू किया, उनके कोर्ट में जो लोग आते थे उन लोगों ने शुरू किया। जब ट्रेंड फैल गया, जब लगा कि जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी हाई सोसाइटी के, हाई क्लास के लोग हैं, वो तंबाकू यूज कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे कॉमन लोगों में होना स्टार्ट हो गया। पहले सिर्फ मेल्स में था, धीरे धीरे फीमेल्स में भी आना शुरू हो गया। देन फीमेल्स में औरतें इसको लगाती थी कि तंबाकू से थोड़ा सा रेडनेस आती है, थोड़ा सा लाल हो जाते हैं लिप्स, तो वो थोड़ा अच्छा लगता था देखने में, उससे फीमेल्स ने स्टार्ट किया। अब होता ये है कि जब बड़े यूज करते हैं तो धीरे धीरे बच्चों को भी उसकी आदत लगी जाती है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते ये हमारे कल्चर में आके आना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे पहले तो बाहर से लेके आते थे, उसके बाद करीब 1776 में टोबैको के क्रॉप्स इंडिया में लगने शुरू हो गए। राजा महाराजा से उन्होंने लैंड ले लिया पोर्टुगीज ने, वहां पे तंबाकू वो ग्रो करने लगे, तंबाकू की फार्मिंग स्टार्ट हो गई, तंबाकू फिर हमारे इंडिया में ही बनने लग गया। और ऐसे ही होते होते 1800s में बीड़ी की फैक्ट्री भी इंडिया में लग गई। पहले जो भी हमारे फिल्टर वाले आते थे, बाहर के जितने भी सिगरेट्स आते थे, वो आने सारे धीरे धीरे कम हो गए, बाद में फिर बढ़े, बाद में फिर दूसरी कंपनीज ने आके फिर अपनी लॉबिंग स्टार्ट की। लेकिन उस टाइम पे बीड़ी का स्टार्ट ज्यादा हो गया था, टैक्सेस भी उस पर कम थे, और वैसे ही धीरे धीरे करके लोगों ने स्टार्ट कर दिया इसको लेना। मैं खुद बिहार से हूँ, बिहार में बहुत कॉमन कल्चर है। जैसे हम कोई आपस में किसी के घर जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हम पहले पानी देते हैं, थोड़े बहुत स्नैक्स देते हैं, चाय देते हैं। तो धीरे धीरे करके कल्चर आ ही गया जो बिहार में शायद अभी तक है, कि पानी के साथ, चाय के साथ हम लोग तंबाकू और पान अभी भी दिया करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में और बिहार में अभी भी थोड़ा बहुत ही सिस्टम है। तो ये इतनी बुरी तरह से हमारे इंडियन कल्चर में ये है शुरू से, इतने 100 सालों से, 200 सालों से, कि इसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया। ये सारे हैं जो समझ लीजिए कि जिस जिस फॉर्म में आपके तंबाकू रहता है, सारे ही खतरनाक हैं, सारे ही जहरीले हैं, सारे ही पॉइजनस हैं। चाहे वो बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे चिल्लम हो, हुक्का हो। लोग कहते हैं कि हुक्का में तंबाकू बहुत कम रहता है, हुक्के में हुक्का करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे जहर ही हैं, सब में मतलब कोई डाउट नहीं है कि ये आपको पूरा जहर है। जो समझ लीजिए कि मिठाई में किसी ने जहर मिला के आपको दिया है, जो आज नहीं तो कल आपकी जान लेगा ही लेगा। वही जैसे वो है, साथ में उसके पान मसाला, खैनी, ये सारी चीजें हैं जो आपके मुंह में रखने के बाद आपको नुकसान करती हैं। पहले वाले जो थे वो सारे स्मोक वाले थे। सिगरेट जो होता है, कोई भी आपको कुछ भी बोले, सिगरेट में निकोटीन के अलावा करीब 4000 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको नुकसान देते हैं। और सिर्फ इसका रीजन क्या है वो तो मैं आगे बताता हूँ, बट ये कहने का बस ये मतलब है कि कोई भी आपको किसी भी रीजन से स्टार्ट करवाए,
आपको बोले कि ये तो डॉक्टर्स भी सिगरेट पीते हैं, मेरे फैमिली में कोई था, फलाना था, ढिमकाना था, जो नोन में था, कोई सिगरेट पीते थे, तंबाकू पीते थे और उनको तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कहने वाली बातें होती हैं, कुछ भी नहीं है, ऐसा सब सेफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4000 केमिकल्स रहते हैं सिगरेट में जो सारे के सारे हमारी बॉडी में जाते हैं। सिर्फ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार स्मोक करते हैं, उतनी बार ये हमारी बॉडी में जाते हैं। अगर हम ये देखें कि ये कितना खराब है, कितने लोग इससे मरते हैं, तो वो सारा इस पे लिखा हुआ है कि हर मिनट 11 करोड़ लोग, 11 करोड़ से भी ज़्यादा लोग सिगरेट पीते हैं हर मिनट। 10 लोग हर मिनट पूरी दुनिया में सिगरेट से मर रहे हैं। मतलब इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है कितने करोड़ों, अरबों लोग सिगरेट पी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये खराब चीज़ होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि ये खराब चीज़ है बट वो फिर भी छोड़ नहीं पाते। दोनों का अलग-अलग प्रॉब्लम है, दोनों जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, दोनों के बारे में अभी आगे हम बात करेंगे। बट कितने लोग मरते हैं, कैसे-कैसे मरते हैं, वो सब आप देख सकते हैं। 48% लोग जो मरते हैं स्मोकिंग की वजह से, उसमें से 48% लोगों को कार्डियक अरेस्ट आया होता है, हार्ट अटैक आया होता है। अभी तक आपको यही पता होगा कि तंबाकू लेने से, सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो हमें नहीं पता होता। जो कार्डियक डिजीज़ेज़ हैं, जो हार्ट की प्रॉब्लम है, वो भी टोबैको से होती हैं। मेरे एक बहुत क्लोज़ रिलेटिव हैं जिनकी डेथ हुई थी कुछ टाइम पहले एंड बाद में जब मैंने ये सब अपना कोर्स किया, अपना जब टोबैको के बारे में काफ़ी कुछ जाना, तब मुझे पता चला कि उनकी जो डेथ हुई थी, वो कार्डियक अरेस्ट तो थी लेकिन स्मोकिंग की वजह से हुई थी क्योंकि वो चेन स्मोकर थे। तो बहुत क्लोज़ली मैंने देखा है, मेरे खुद के जो नाना हैं वो ओरल कैंसर हुआ था उनको, करीब 2012 में उनकी सर्जरी हुई थी, अभी एकदम ठीक है, लेकिन कैंसर हुआ था उनको। तो बहुत क्लोज़ली मैंने इस बीमारी को देखा हुआ है। प्लस अपने क्लिनिक में तो मैं रोज़ ही मतलब आप मानेंगे नहीं, हफ्ते में 1 या 2 पेशेंट तो कैंसर के, ओरल कैंसर के, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट वाले कोई ना कोई मुझे मिल ही जाते हैं, कम से कम। ये सारे स्टैटिस्टिक्स हैं, बहुत सारी डिटेल में हैं, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, सब में यही दिया गया है कि आपको तंबाकू लेने से कोई भी आपका ऐसा बॉडी पार्ट नहीं है, कोई भी आपका ऐसा अंग नहीं है शरीर का, जो उसको ये हार्म नहीं करता। वो सारा आगे और डिटेल में अभी बताऊँगा मैं। बट घूम-फिर के बात वही है कि आप किसी भी फ़ॉर्म में तंबाकू ले रहे हैं, आप चाहे स्मोक कर रहे हैं, आप चाहे तंबाकू चबा रहे हैं, हर किसी चीज़ में उतना ही नुकसान होता है, कोई भी आपका सेफ नहीं है। वो चाहे आपका फेफड़े का कैंसर हो, चाहे आपका ब्लड कैंसर हो, चाहे आपका हार्ट डिज़ीज़ हो, हार्ट अटैक हो, सब कुछ तंबाकू से रिलेटेड है। मोस्टली ये होता है कि तंबाकू ज़्यादातर वो लोग रहते हैं जो लेते हैं जो थोड़ा लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास से होते हैं, जिनके घर में थोड़ी पैसों की कमी होती है, काफ़ी बड़ा रीज़न होता है उनका ये नशा करने का कि पैसे की कमी है उस वज़ह से कर रहे हैं। लेकिन पैसे की कमी होती है, उस वज़ह से आप तंबाकू लेना शुरू करते हैं, तंबाकू में आपके पैसे खर्चे होते हैं। तंबाकू सिगरेट से आपका काफ़ी मॉनेटरीली काफ़ी नुकसान होता है, आपका काम में मन नहीं लगता, आप आधे टाइम यही सब करते रहते हैं, उससे और पैसे की कमी होती है और ये साइकिल आपका हमेशा ही चलता रहता है। आप कितने भी आपके पैसों की कमी हो, आप अगर सिगरेट खरीदने जा रहे हैं, तंबाकू खरीदने जा रहे हैं, तो उससे भी आपके पैसे कम हो ही रहे हैं। तो तंबाकू लेना, सिगरेट पीना, तंबाकू यूज़ करना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप सिर्फ़ ये देखें कि तंबाकू से सिर्फ़ हम में नहीं, बॉडी में नहीं, पूरे एनवायरनमेंट में आपके क्या-क्या नुकसान होता है, तो सबसे पहले तो जहाँ पे आपकी ये तंबाकू की फार्मिंग होती है, जहाँ पे इसके क्रॉप लगे होते हैं, उस पूरे फ़ील्ड में हम कोई और क्रॉप नहीं लगा सकते। हम कोई और वहाँ पे अनाज नहीं बो सकते। तो समझ लीजिए अगर एक फ़ील्ड में तंबाकू उग रहा है, तो वहाँ सिर्फ़ तंबाकू ही उग सकता है। उसके लिए हमें पूरा फ़ील्ड खाली करना पड़ता है वहाँ पे, उसके आस-पास अगर कोई और क्रॉप बनता है, कोई और आपका अगर पेड़-पौधा कुछ लगता है, तो तंबाकू उसे खत्म कर देता है। उसके बाद जो हम सिगरेट पी के थूकते हैं, सिगरेट पी के जो उसके बट्स फेंकते हैं, जो हम तम्बाकू जो थूकते हैं, वो सारा हमारा सारी धरती में जाता है, सारा उसका जो भी वेस्ट होता है, समझ लीजिए 2 करोड़ टन
1 टन होता है 1000 किलो, तो 2 करोड़ टन का पूरा वेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ तंबाकू से और सिर्फ सिगरेट से आ रहा है। जो केमिकल वेस्ट है जो हम थूकते हैं, कभी पानी में थूक दिया, कभी नाले में थूक दिया, ये सारा हमारा करीब 0.2 मिलियन टन, करीब 0.2 करोड़ टन की तरफ से हो जाता है। और ये जब हम पानी में थूकते हैं, नदियों में थूकते हैं, तो वो जाके जितने भी ब्रिजेस हैं, जितने भी आसपास के सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सारे वहां जाके उनको करूड करता है, उनको कमजोर बनाता है। कभी कभी सुनने में आता होगा कि पानी में कोई ब्रिज था, वो गिर गया। वो इन्हीं सब कंटामिनेशन की वजह से ही वो सब खत्म होते हैं। जो सिगरेट आप पीते हैं, उसके लिए जो आपके माचिस की तीलियां लगती हैं, वो करीब समझ लीजिए 9 करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं सिर्फ उन माचिस की तीलियां बनाने के लिए, जिससे हम सिगरेट को जला रहे हैं। मतलब इसमें अगर आप नंबर काउंट करते हैं इसमें, तो आप मतलब जीरो लगा ही नहीं सकते। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसमें जीरो लगा के दिखाऊंगा कि कितना बड़ा अमाउंट है ये, लेकिन इतने जीरो हैं उसमें कि वो यहाँ लिखना मुश्किल हो गया था, इसलिए मुझे मिलियन और टन्स में करके लिखना पड़ा। जो पैकेजिंग आती है, जो आपका तंबाकू का पाउच आता है, आप वो सोच लीजिए कि सिर्फ उसका 2 मिलियन टन वेट रहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपका सिगरेट की पैकेजिंग आती है, आपका तंबाकू का पाउच आता है, उसकी पैकेजिंग आती है। जो पैकेजिंग पूरे डब्बे में आके हमारे जो पनवाड़ी होते हैं, जो दुकान वाले होते हैं, उनके पास जो रहता है, उनके पास जो आता है वो पूरा 2 मिलियन टन रहता है। 1 मिलियन हुआ 10 लाख, एंड 1 टन हुआ आपका 1000 किलो। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है। अगर हम नहीं भी कर रहे हैं, अगर हम स्मोक नहीं भी कर रहे हैं, तो भी कितना नुकसान हो रहा है इसमें। फिर अगर हमारी बॉडी को देखें, तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, जो लाल रंग में है वो सारे कैंसर हैं, और जो हरे रंग में है वो सारे नॉर्मल रेगुलर डिजीजेस हैं। आप बॉडी का हर पार्ट देख लीजिए, कोई ऐसा पार्ट नहीं है, कोई ऐसा अंग नहीं है जहाँ पे तंबाकू नुकसान नहीं करता। सर का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, खून का कैंसर, पेट का कैंसर, किडनी का कैंसर, आपके जो ब्लैडर होता है, सर्विक्स होता है, उनका कैंसर, हार्ट का डिजीज, लंग डिजीज, हड्डियों का डिजीज, ब्लाइंडनेस, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक। दांतों में तो जो प्रॉब्लम होती है वो तो होती ही है, बट ये आप देखिए कोई भी ऐसा अंग नहीं है जहाँ पे आपका तंबाकू नुकसान नहीं करता। अगर मैं बोलूं कि ये जहर है, तो इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है, बिल्कुल भी इसमें कुछ गलत नहीं है। ये बट आप समझ लीजिए कि जो चूहे मारने की दवाई होती है, उसी को आपको किसी ने लड्डू में डाल के दे दिया है, और वो आप खाते जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप चूहे की दवाई लेंगे तो आप आज सुबह लेंगे, शाम तक आप मर जाएंगे। तंबाकू लेंगे तो आप 10 साल में मरेंगे, 20 साल में मरेंगे। सिर्फ फर्क उतना ही है, मरेंगे आप जरूर। ये इतना एडिक्टिव क्यों है, इसमें इतना नशा क्यों होता है, वो जानने के लिए अगर आप देखें, तो जैसे ही हम तंबाकू लेते हैं या जैसे ही हम सिगरेट पीते हैं, जैसे ही हम सिगरेट की कश लेते हैं, वैसे ही वो ब्लड के थ्रू हमारे दिमाग में चला जाता है, और हमारे दिमाग में एक डोपामीन नाम का केमिकल होता है, जो रिलीज होता है जब भी हम खुश होते हैं। अब खुश हम किसी भी रीजन से हो सकते हैं, हम अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, हम अपने वाइफ के साथ हैं, हस्बैंड के साथ हैं, कोई मूवी देखने जा रहे हैं, कहीं अच्छा डिनर करने जा रहे हैं। उन सब मोमेंट्स पे, उन सब मौकों पे हमारा डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी मिलती है। तंबाकू के अंदर जो निकोटीन होता है, वो निकोटीन हमारे डोपामिन का जो रिलीज होता है, उसको ब्लॉक कर देता है। और कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि डोपामिन तभी रिलीज होता है जब आप स्मोक करते हैं। इसका मतलब आप पहले जो भी करते थे, जिससे भी आपको खुशी मिलती थी, उन सब से खुशी नहीं मिलती, अब आपको सिर्फ तंबाकू से खुशी मिलती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोड़ना चाहते हैं, बट वो तब भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लत इतनी लगी हुई है। लत इसीलिए लग जाती है कि वो सीधा आपके ब्रेन में काम करता है। इसको छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसको शुरू ही ना करें, बट अगर शुरू कर दिया है तो उसको कैसे छोड़ना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। ये देखिए, जो आप राइट साइड में पूरा ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये ब्रेन का स्कैन है जो स्मोक करते हैं उनका। जो ये हरे रंग के हैं, वो सारे आपका निकोटीन के रिसेप्टर्स हैं। यहाँ पे आप जितना निकोटीन लेते हैं उतना आके चिपक जाता है। अब होता ये है कि जो 10 सिगरेट लेता है,
उसमें निकोटीन रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं, उसमें हरा एरिया ज़्यादा है। जो सिगरेट नहीं लेता है उसके में उतना हरा एरिया कम है, उतना ब्लू एरिया ज़्यादा है। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि जो स्मोक नहीं करता है और जो स्मोक करता है, उनके ब्रेन स्कैन में कितना फ़र्क है। और ये जैसे-जैसे जितना आप सिगरेट ज़्यादा लेते हैं, उतना आपका निकोटीन रिसेप्टर्स बढ़ते रहते हैं, जितना आप कम करते हैं, उतना आपके निकोटीन रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं। तम्बाकू की जो लत होती है, वो 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी बिहेवियर की, जो हमारी आदत की, ये हमारी आदत है कि मुँह में कुछ ना कुछ तो रहना ही चाहिए। जब भी हम तम्बाकू मुँह में मतलब ज़्यादातर लोगों की ये रहती है कि मुँह में कुछ होना चाहिए, उस टाइम वो तम्बाकू डाल के छोड़ देते हैं। अगर उन्होंने नहीं डाला हुआ है, तो उनको इरिटेशन होती रहेगी, खुजली होती रहेगी, उनको बस लगता रहेगा कि कब मैं तम्बाकू अपने मुँह में डालूँ। तो एक वो होता है जो आदत वाली बात होती है कि हमें आदत है हमारे मुँह में कुछ रखने की। जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनके हाथ की आदत होती है, उनको आदत होती है कि हाथ में उनका कुछ रहे और सिगरेट के साथ उनका कुछ लिंक बनता रहे। तो वो बिहेवियर होता है और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा जो सिगरेट पीते हैं उनको बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि वो अगर छोड़ते हैं सिगरेट पीना या तम्बाकू खाना, तो उनको हाथ काँपने लगेंगे, चिड़चिड़ापन होने लगेगा, गुस्सा ज़्यादा आने लगेगा। सुबह वॉशरूम नहीं जा पाएँगे, वो टॉयलेट नहीं जा पाएँगे, कुछ भी खाना खाएँगे उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी फिजियोलॉजिकल हो जाती हैं। तो फिजियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है, उनको आपको दवाई से ठीक करना होता है, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। और जो बिहेवियर होता है, उसके लिए हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है और हमें जो बोलते हैं ना विल पावर, दृढ़ निश्चय कि बस मैंने छोड़ना है तो छोड़ना है। मुझे ज़हर नहीं लेना, मुझे अपने आप को नुकसान नहीं देना, मुझे अपनी फैमिली को नुकसान नहीं देना। ये उस वाले पार्ट के अंदर आता है। होता क्या है जब भी तम्बाकू हम शुरू करते हैं, स्मोकिंग हम शुरू करते हैं, कोई बचपन से इसकी किसी को नशा नहीं लगता, सबको धीरे-धीरे लगता है। ना तम्बाकू का टेस्ट इतना अच्छा होता है कि कभी-कभी होता है कि कोल्ड ड्रिंक पिया या कोई मिठाई खाई तो उसका टेस्ट इतना अच्छा है कि हम बार-बार खाते हैं। इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता और उसका रीज़न ये है कि वो सीधा आपके ब्रेन में काम करता है जाके। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप किसी से कॉन्टैक्ट में आते हैं, आपके दोस्त पी रहे हैं, आपके सीनियर्स पी रहे हैं, आपके जितने भी ग्रुप है जहाँ आप काम करते हैं वहाँ सब पी रहे हैं, तो स्टार्टिंग में लगता है कि मैं उनसे अलग क्यों रहूँ, मैं भी उनके साथ जाके खड़ा होऊँगा, मैं भी उनसे बात करूँगा, मुझे भी जो भी वो कर रहे हैं मुझे भी वही करना है। वो आपका होता है इनिशिएशन जब आप स्टार्ट करते हैं। फिर आप 1 सिगरेट लेते हैं, 2 सिगरेट लेते हैं, ट्राई करते हैं, बहुत गंदा लगता है, छोड़ देते हैं। लेकिन धीरे-धीरे करके आप ट्राई करते हैं कि आपको उसकी आदत पड़ जाए। ये होता है आपका सेकंड स्टेज एक्सपेरिमेंटेशन जब आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। उसके बाद धीरे-धीरे करके आपको अच्छा लगने लगता है, आपको उससे नशा होने लगता है। इस टाइम आप एडिक्ट नहीं होते, इस टाइम आपको उसकी लत नहीं लगी है, इस टाइम आपको उसका नशा नहीं हुआ है, लेकिन आपको मज़ा आ रहा है। अब धीरे-धीरे अगला इसका स्टेज आता है कि आपको उसका ऐसा नशा हो जाता है कि आपका दिन का कोई काम नहीं होता जब तक आप तम्बाकू ना लें, जब तक आप सिगरेट ना लें। वो हो जाता है आपका 4th स्टेज जो है एडिक्शन। उसके बाद आता है आपका 5th स्टेज जो आता है क्विटिंग। अगर आपका क्विट स्टेज नहीं आता है तो एडिक्शन से ही आपका टाइम खत्म हो जाता है एंड क्विट अगर हो जाते हैं तो फिर वो उससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं है। क्विट करने के लिए सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपका मन होना चाहिए छोड़ने का। अगर कोई और आपको कहता है छोड़ने के लिए, आपके घर में कोई कह रहा है, बच्चे कोई कह रहे हैं, लेकिन आपका मन नहीं है छोड़ने का या आप नहीं सोच रहे हैं कि छोड़ना चाहिए, तो फिर आप नहीं छोड़ सकते। आप छोड़ तभी सकते हैं अगर आपका खुद का मन है, कोई आपको फ़ोर्स नहीं कर रहा है छोड़ने के लिए। फिर इसको हम साइकिल बोलते हैं, जो लोग छोड़ना चाहते हैं, जैसे पहले वाला जो एडिक्शन का साइकिल था, ये आपका चेंज का साइकिल है। पहला जो पॉइंट है वो है प्री कॉन्टेम्प्लेशन, वो है कि आप सोचते हैं कि नहीं तम्बाकू से तो कोई नुकसान होता नहीं, इतने सारे लोग करते हैं। मेरे चाचा थे, मेरे दादा थे, कोई थे जो तम्बाकू लेते थे, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, शुरू से ठीक ही थे वो। तो ये वो स्टेज है जब आप नहीं छोड़ना चाहते। इस स्टेज पे अगर आप किसी के पास जाते हैं या कोई डॉक्टर आपको बोलता है छोड़ने के लिए, तो आपका बिल्कुल अपना और आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। क्योंकि बात ये है कि जब तक कोई छोड़ना नहीं चाहता, तब तक वो छोड़ नहीं सकता। फिर दूसरा स्टेज आता है जब आपको लगता है या तो आपके शायद मुँह में छाले आने लग जाते हैं, जब आप सोचते हैं कि अब मुझे छोड़ लेना चाहिए या अब छोड़ूँ तो कैसे छोड़ूँ? अ, बहुत ज़्यादा वो आदत हो गई है या हो सकता है किसी की डेथ हो जाती है जो तम्बाकू ले रहे होते हैं या सिगरेट स्मोक कर रहे होते हैं। उस टाइम आपको लगता है कि अब तो छोड़ देना चाहिए, अब तो मतलब थोड़ा-सा मुझे चेंज लाना चाहिए, घर में सब बोल रहे हैं, छोड़ देना चाहिए।
तो वो आता है आपका सेकेंड स्टेज, जिसे कहते हैं कॉन्टेम्पलेशन। फिर थर्ड स्टेज आता है प्रेपरेशन का, जिसमें हम एक दूसरे से पूछते हैं कि कैसे छोड़ना चाहिए। आप कभी प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं, किसी सर्टिफाइड काउंसलर के पास भी जा सकते हैं, या धीरे धीरे खुद ही प्लान कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट बहुत अच्छा टूल हो गया है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। जो डिजी स्वास्थ्य का पूरा ये जो सिस्टम है टेलीकम्युनिकेशन का, टेलीमेडिसिन का, एक कोने पर रह के आप किसी भी कहीं पे भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। फिर फोर्थ आता है कि आपने छोड़ना शुरू कर दिया, जितना भी आप सिगरेट पी रहे थे, जितना भी आप स्मोक कर रहे थे, धीरे धीरे करके आपने उसको कम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद आता है, जब आपने छोड़ दिया है इसको, उसके बाद उसको मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपने सिगरेट छोड़ दिया, तंबाकू पीना छोड़ दिया करीब 1 महीने के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल तक ध्यान रखना है कि वापस आप उसको फिर से ना शुरू कर। ऐसे केस में अगर कभी गलती हो जाती है, कभी चूक हो जाती है, तो वापस वो रिलैप्स के फेज में आ जाता है। रिलैप्स में क्या होता है कि आपने छोड़ दिया है, साल भर से छोड़ दिया है, 2 साल से छोड़ दिया है, लेकिन तब आपने फिर से स्मोक करना शुरू कर दिया, तंबाकू लेना शुरू कर दिया, फिर से आपको पुराने दोस्त मिल गए, दोस्तों ने ज़बरदस्ती पिला दिया, दोस्तों ने ज़बरदस्ती बोला कि अरे हम पी रहे हैं, आप अकेले साथ दो हमारा, अकेले हम कैसे पी सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो उसके बाद अगर आप गलती से वापस शुरू कर लेते हैं, तो फिर से आपका पहला वाला स्टेज आ जाता है प्री कॉन्टेम्पलेशन का, प्रिपरेशन का, और वो सारी चीज़ें। ये अगर आप देखें कि तंबाकू क्यों छोड़ना चाहिए, सिगरेट क्यों छोड़ना चाहिए, तो जैसे ही आप सिगरेट पीना बंद करते हैं, 20 मिनट के बाद से ही आपके बॉडी में अच्छे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, आपका जो हार्ट रेट होता है, दिल धड़कने की जो स्पीड होती है, वो नॉर्मल हो जाती है। 8 घंटे के बाद जो बॉडी के अंदर का निकोटीन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, दोनों ज़हर हैं, दोनों आपके ब्लड के सिस्टम से आधे हो जाते हैं। 24 घंटे के अंदर-अंदर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा बाहर निकल जाता है आपकी बॉडी से। आपको साँस लेने में और कम्फर्ट आने लगता है, आप और लंबी-लंबी साँस ले पाते हैं और आप और ज़्यादा कम्फर्टेबल हो जाते हैं साँस लेने से। 2 दिन के बाद बॉडी के अंदर का आपका निकोटीन पूरी तरह से निकल जाता है और आप और ज़्यादा ब्लड आपका और ज़्यादा साफ़ हो जाता है। पूरे 72 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद आप बहुत अच्छे से साँस ले पाते हैं। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है या ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, खाँसी होती है, बलगम ज़्यादा निकलती है, वो सारा आपका ठीक हो जाता है। इस केस में ये है आपका फिजियोलॉजिक वाला, जो आपके बॉडी के अंदर जो-जो आपके इरिटेशन और वो सब जो मैं आपको बता रहा था। बाकी जो साइकोलॉजिकल है, आपका जो बिहेवियर वाला है कि आपको इरिटेशन हो रही है, आपको चाहिए कि आपके मुँह में कुछ चाहिए, वो अलग चीज़ है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ़ बॉडी में आपके क्या-क्या चेंजेज़ आते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। 2 से 12 हफ्ते में आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है और अच्छे हो जाते हैं। फिर करीब 3 से 9 महीने के बाद आपकी सारी खाँसी, ब्लड के प्रॉब्लम्स, आपके खाँसी की प्रॉब्लम, बलगम की प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाती है। 1 साल के बाद आपका जो हार्ट अटैक का चांस होता है, वो आधा हो जाता है। 5 साल के बाद आपका जो ब्रेन स्ट्रोक का चांस है, वो आधा हो जाता है। 10 साल के बाद आपका जो लंग कैंसर का चांस होता है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट हाफ के लेवल पे आ जाता है। और 15 साल के बाद, आपके छोड़ने के 15 साल के बाद, आपके पूरी बॉडी में, आपके ब्लड में और नॉन स्मोकर में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। मतलब आप समझ लीजिए 15 साल जितने भी आप स्मोक कर रहे हैं, आप जितना भी तंबाकू ले रहे हैं, उसके सारे इफ़ेक्ट को आपकी बॉडी से पूरी तरह से खत्म होने में पूरे 15 साल लग जाते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि आप कितना ज़्यादा ज़हर है जो डेली बेसिस पे अपने अंदर ले रहे हैं, जिसको साफ़ करने में हमारी बॉडी को 15 साल लग जाएँगे। भगवान ने हमारी बॉडी बहुत सक्षम दी है, बहुत सेल्फ सफिशिएंट दी है। ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से हम लड़ लेते हैं। अगर हमारे आस-पास के पूरा एनवायरनमेंट एकदम आइडियल हो, खाने में कोई मिलावट ना हो, कोई और बीमारी ना हो जाए, तो आप समझ लीजिए उसको भी पूरी तरह से ठीक करने में करीब 15 साल लग जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि सरकार कुछ क्यों नहीं करती है? सरकार ने अभी तक तंबाकू अगर इतना खराब है तो सरकार ने बैन क्यों नहीं करा है अभी तक? और काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि शायद सरकार को बहुत पैसे आ रहे हैं इससे, बहुत टैक्सेस में उनको कमाई हो रही है, ऐसा है। बट हॉनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार ने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, वो फॉलो नहीं हो पाते हैं, वो अलग बात है। अब ऐसे तो मर्डर के लिए, रेप के लिए भी बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं सरकार में, वो फॉलो नहीं हो पाते हैं, सारे रेपिस्ट, सारे मर्डरर्स पकड़े नहीं जाते हैं, वो अलग बात है।
उसके लिए हमें एनफोर्स करना हमारा काम है, पुलिस वालों का काम है, बहुत सारे लोगों का काम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ किया नहीं। और एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ है, लोगों को लगता है कि सरकार को बहुत फ़ायदा होता है तंबाकू से, तंबाकू वाली कंपनी से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी हमारे इंडिया में सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हर साल 1200 करोड़ रुपए लगते हैं सिर्फ़ तंबाकू और सिगरेट रिलेटेड बीमारियों को ठीक करने में। अगर इंडिया से तंबाकू हट जाए, अगर हम लोग तंबाकू, सिगरेट ये सब लेना-पीना छोड़ दें, तो सरकार के 1200 करोड़ रुपए हैं हर साल के जो बचें। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। ये अमाउंट सरकार बहुत सारी चीज़ों में लगा सकती है, बहुत सारी जगह डेवलपमेंट हो सकता है, हॉस्पिटल्स का डेवलपमेंट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है उन 1200 करोड़ में। तो ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार को तंबाकू को जारी रखने में फ़ायदा हो रहा है। प्रॉब्लम मेनली ये है कि तंबाकू का जो सिस्टम है, जो कल्चर है, वो अ, हमारे कल्चर में इतनी बुरी तरह से और 1700 मतलब करीब 400 साल पहले से है कि उसको अचानक अगर बैन कर दें तो लाखों करोड़ों किसान जो जिनका पूरा खान-पान सारा कुछ सिर्फ़ तंबाकू की वज़ह से ही चल रहा है। बहुत सारे जो डीलिंग में लगे हुए हैं इसके, बहुत सारे लोग अचानक रोड पे आ जाएँगे, अचानक एकदम मतलब कंगाल हो जाएँगे। तो वो इतना बड़ा स्टेप गवर्नमेंट लेना नहीं चाहती है, इतना बड़ा ग स्टेप गवर्नमेंट ले नहीं सकती है कि रातों-रात तंबाकू को बैन करे और 2 लाख लोगों को एकदम रोड पे ले आएँ, उनका सारा काम-वाम सारा खत्म कर दें, उसके बाद बहुत दंगे हो जाएँगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए सरकार ने ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं कि आप सिगरेट ना पिएँ, तंबाकू ना खाएँ। मेरे जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो दिन-रात इसी काम में लगे हुए हैं, लोगों को बताने के लिए कि वो तंबाकू उनको क्यों नहीं खाना चाहिए, उनको सिगरेट क्यों नहीं पीना चाहिए। अब बात ये है कि सरकार ने तो बहुत कुछ कर दिया है, थोड़ी बहुत हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप कोई सब्ज़ी लेने जाते हैं, टमाटर लेते हैं, आलू लेते हैं और आपको कोई सड़ा हुआ आलू मिलता है या सड़ा हुआ टमाटर मिलता है, तो आप वो टमाटर साइड कर देते हैं, आलू साइड कर देते हैं और जो अच्छा वाला आलू होता है, अच्छा वाला टमाटर होता है, हम उसे लेके घर आते हैं और उसे पका के खाते हैं। उस टाइम हम सरकार को ब्लेम नहीं करते कि आपने सड़े हुए आलू क्यों दिए, आपने हमें सड़े हुए टमाटर नहीं दिए, क्यों दिए? वही सेम चीज़ तंबाकू में है। सरकार बोल-बोल के थक गई है लोगों को कि ये ज़हर है, इसे मत खाओ। आपने कोई भी आप मूवी देखने जाते हैं, वहाँ पे गुटखा मुकेश का ऐड चलता है। ये सरकार ने मैंडेटरी किया हुआ है कि कोई भी मूवी, कोई भी इंटरवल ऐसा नहीं जाएगा जहाँ पे तंबाकू के अगेंस्ट ऐड ना चले। लेकिन तब भी लोग बाहर जाके सिगरेट पीते हैं, तब भी लोग तंबाकू खाते हैं। इसमें कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम हर बात पे सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार हमारी परफेक्ट है। सरकार के जो लोग हैं, गवर्नमेंट है, वो सब परफेक्ट है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं और हो भी नहीं सकते। लेकिन अगर हम सिगरेट पी रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम नहीं कह सकते कि हम 10 साल, 15 साल हमने सिगरेट पिया, हमने तम्बाकू खाया, खुद हमने अपने पैसे खर्च किए, हम खुद दुकान पे गए, दुकान से जाके हमने खरीदा और जब हमें कैंसर हो गया तो हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार पे डाल दी कि भाई सरकार तो कुछ नहीं करती, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, सरकार के पास हॉस्पिटल में भी जगह नहीं। ये चीज़ मेरे हिसाब से थोड़ी-सी गलत है, इसलिए हमारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम कैसे एक ज़िम्मेदार नागरिक बने, कैसे हम रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न बने। तो जो गवर्नमेंट के लॉज़ हैं, जो गवर्नमेंट ने अभी तक बनाए हुए हैं, उसमें से 3 मेन लॉज़ हैं। एक तो आपका कोटपा आता है, जो 2003 में आया था। एक एफसीटीसी आता है, जो डब्ल्यूएचओ ने इंडिया ने ट्रीटी साइन की थी डब्ल्यूएचओ के साथ और एक एम पावर है, जो अपने हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने ही बनाया था। एम पावर में क्या रहता है कि वो सबसे पहले तो मॉनिटर करते हैं कि कौन कितना कहाँ से तम्बाकू ले रहा है, जिससे कि वो आगे ट्रेंड्स देख सकें, कि अभी क्या प्रॉब्लम है, आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है और वो सारी चीज़। उसके अंदर ही आता है प्रोटेक्ट करना, लोगों को अवेयरनेस बढ़ा के कि तंबाकू खराब है, सिगरेट खराब है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। वो सारी चीज़ें आती हैं। फिर सरकार ने बहुत सारे क्विट लाइन स्टार्ट किए हुए हैं, हेल्पलाइन स्टार्ट किए हुए हैं, जो भी तंबाकू क्विट करना चाहते हैं, वो सब क्विट करने के लिए उन्होंने ये सारी हेल्पलाइन्स की हुई हैं। फिर उसके बारे में बताने के लिए ट्राई करना चाहिए। सरकार ने सबसे बड़ा काम ये किया हुआ है कि सारे जो एडवर्टाइज़मेंट्स हैं तम्बाकू वाले वो सब बंद किए हुए हैं, सिगरेट के बंद किए हुए हैं और इसके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए हुए हैं। जो उनके हिसाब से ये रहता है कि जितना जो महँगा रहेगा उतना कम इसको लोग यूज़ करेंगे, लेकिन इससे कुछ ख़ास फ़ायदा होता नहीं है। जिसको सिगरेट पीना है, जिसको तम्बाकू यूज़ करना है, वो कहीं न कहीं से पैसे जुगाड़ कर ही लेता है। आपने
कुछ लोगों ने ऐसे एड्स देखे होंगे, कुछ करीब 15-20 साल पुरानी बात है। बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग एड्स करते थे सिगरेट के, तंबाकू के। डायरेक्ट एड्स चलते थे टीवी में, न्यूज़पेपर में, सिगरेट के प्रॉपर सरकारी न्यूज़पेपर्स में भी एड्स आते थे, सरकारी चैनल्स पे भी ऐड आते थे। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब आप कभी भी कोई भी गुटखा, कोई भी तंबाकू, कोई भी सिगरेट के बारे में ऐड नहीं देखेंगे। बट अब टोबैको कंपनीज ने क्या किया है कि उन्होंने दूसरा तरीका निकाल लिया है। नाम सेम रहता है, ब्रांडिंग सेम रहती है, प्रोडक्ट सेम रहता है, बस अब वो किसी और नाम से उसका ऐड चलाते हैं। जैसे आपका विल्स है, विल्स लाइफस्टाइल आ गया है, आईटीसी करके एक कंपनी है, उसके बारे में भी आगे भी डिटेल में बताऊंगा। रजनीगंधा है, वो अब इलायची के नाम से, सिल्वर पर्ल्स के नाम से, बहुत सारे अलग अलग नाम से अब एड्स करते हैं, लेकिन कोई भी तंबाकू के नाम से ऐड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि तंबाकू नहीं बेच रहे हैं वो, इसका मतलब ये नहीं है कि सिगरेट नुकसान नहीं करता है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो ओपनली अब टीवी पे ऐड नहीं कर सकते। सरकार ने ये भी रूल बनाया हुआ है कि 18 साल से कम, 20 साल से कम, 21 साल से कम के बच्चों को सिगरेट और तंबाकू नहीं बेच सकते। ये लॉ है, बट ये फॉलो नहीं हो पाता। फॉलो क्यों नहीं हो पाता, उसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज का प्रॉब्लम है, हम उसके अंदर नहीं घुसना चाहते, क्योंकि मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कैसे छोड़ सकते हैं। सरकार के साथ जो बातें होती हैं वो अलग होती हैं कि सरकार इसमें क्या कर सकती है। फिर एक और रूल है कि हर स्कूल के कम से कम 100 मीटर के दूरी तक कोई सिगरेट या तंबाकू की कोई दुकान नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कहीं दिखती है तो आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बहुत सारे गवर्नमेंट हेल्पलाइंस है, वहाँ पे उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे ये स्कूल है, वो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। स्कूल्स का ये बहुत स्ट्रिक्ट है कि किसी भी 100 किलोमीटर आसपास तक, 100 मीटर आसपास तक कोई भी दुकान नहीं होनी चाहिए। पब्लिक प्लेसेस पे आपका स्मोक करना मना किया हुआ है। पब्लिक प्लेसेस पे आपको 200 रुपीज का और जेल का भी फाइन हो सकता है। अब पब्लिक प्लेसेस सरकार ने बहुत अच्छे से डिफाइन किए हुए हैं। आप अपने ऑफिस में स्मोक नहीं कर सकते। कोई भी एरिया जो पब्लिक प्लेस है, जहाँ पे अगर कोई पब्लिक नहीं भी है, उस एरिया में भी आप स्मोक नहीं कर सकते, वो भी एक पब्लिक प्लेस ही है। आप अगर आपके घर में कोई काम करने के लिए आता है, झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए कोई आता है, तो वो उनके लिए वर्क प्लेस है, वो उनके लिए पब्लिक प्लेस है। आप वहाँ भी स्मोक नहीं कर सकते। अगर आपकी गाड़ी में कोई ड्राइवर है या अगर आपकी गाड़ी में कोई साथ में बैठा हुआ है, तो आप स्मोक नहीं कर सकते। अगर आप गाड़ी में अकेले हैं तो बाय गवर्नमेंट का ऐसा कोई लॉ नहीं है जो आपको रोके, लेकिन उसका भी अपना नुकसान है, वो अलग चीज़ है। लेकिन सरकार ने हर उस जगह को स्मोक फ्री बनाया हुआ है। अब वो बनता नहीं है, वो रूल्स फॉलो नहीं हो पाते, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। एक और कॉन्सेप्ट होता है इसमें प्राइमरी स्मोकिंग का, कि जब आप स्मोक कर रहे हैं आपको तो नुकसान होता ही है। एक चीज़ होती है सेकेंडरी स्मोक, कि आप जब स्मोक कर रहे हैं और आपके सामने अगर 2-4 लोग खड़े हैं या कोई है, तो वो आप उनको भी नुकसान होता है, वो सेकेंडरी स्मोक कहता है। टर्शरी स्मोक भी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं होती, लेकिन अगर आप अपने घर में स्मोक कर रहे हैं एंड उसके बाद अगर आप वहाँ से निकल जाते हैं, तो जो भी आपने धुआँ निकला है वहाँ पे, जो भी उसके अंदर का जो सूत है, वो सारा उसी आस-पास जमा हो जाता है और वो करीब 6 महीने तक उसी रूम में रहता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी एक जगह पे सिगरेट पी के आप निकल गए हैं, तो फिर वो एरिया पूरा ठीक हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 6 महीने तक वो एरिया पूरी तरह से कैंसर से इन्फेक्टेड रहता है। ये भी गवर्नमेंट का एक रूल था कि जो भी तंबाकू प्रोडक्ट है, जो भी आपका सिगरेट का प्रोडक्ट है, उसपे गंदी-गंदी पिक्चर्स लगानी है कैंसर से रिलेटेड, ये सोच के कि शायद लोग इसको देख के छोड़ दें, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं हुआ। लोगों की आदत हो गई है लोगों को फ़ोटो देखने की, और ज़्यादातर लोग जिनसे मैं भी बात करता हूँ, उनका यही रहता है कि कैंसर होता है, हम मानते हैं, लेकिन हमें नहीं हो सकता। किसी और को हो सकता है, बट हमें नहीं हो सकता। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लोगों का, जो लोगों को ये लगता है कि कुछ भी अगर गलत होगा तो वो दूसरे के साथ ही हो सकता है, हमारे साथ नहीं हो सकता। आईटीसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी टोबैको की, तंबाकू की कंपनी है, जो इंडिया में बहुत टाइम से है। इसका नाम ही है इंडियन टोबैको कंपनी। ये अब लीगली इंडिया में फंक्शन कर रही है, क्योंकि अब तंबाकू के अलावा इन्होंने बहुत सारी और चीज़ें, बहुत सारे और कंपनीज़, बहुत सारे और प्रोडक्ट्स आ गए हैं इनके। ये क्या करते हैं कि ये आपको कैंसर तो दे ही रहे हैं, तब धीरे-धीरे आईटीसी हॉस्पिटल्स भी स्टार्ट करने का प्लान कर रही है। तो बेसिकली ये आपको
कैंसर देके भी पैसे कमा रहे हैं, आप जो तंबाकू ले रहे हैं उनसे भी इनका फायदा हो रहा है, आप जो सिगरेट पी रहे हैं उनसे भी इनका फायदा हो रहा है, और अब आपको जब कैंसर हो जाएगा तो उसके इलाज में भी इनका फायदा होगा। पूरी तरह से इस कंपनी का, इंडियन टोबैको कंपनी और जो ऐसी बहुत सारी और कंपनीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यही काम करती हैं। वो सिर्फ आपको जहर देने के और आपको आपका इलाज करने के पैसे कमा रही हैं। नुकसान आपका हो रहा है, आप उनके कस्टमर हैं, धीरे धीरे करके आपका हेल्थ खराब हो रहा है और आप वापस उसके पास ही जाते जा रहे हैं। तो ये एक प्रोपोगंडा है टोबैको कंपनीज का, आप प्लीज इनके अंदर मत आइए। बीच में जब गवर्नमेंट ने बैन करना शुरू किया था तंबाकू और ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट लॉज स्टार्ट किए थे, इन्होंने फार्मर्स एसोसिएशन के साथ आके इतना इमोशनल प्रोपोगंडा स्टार्ट कर दिया था कि बहुत जगह आपने ये वाले ऐड देखे होंगे। उसमें ऐसा आ गया था कि जितने भी फार्मर्स थे जो टोबैको फार्मिंग में लगे हुए थे, जो चीज़ मैंने बताई थी कि अगर हम बैन करते हैं तो अचानक बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोगों का खाना पीना बंद हो जाएगा, उनका काम बंद हो जाएगा। उसके साथ इन्होंने एक फार्मर की फोटो लगा के ये प्रोपोगंडा स्टार्ट किया था कि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स मत करो, ऐड करो, मतलब लोग तंबाकू नहीं खाएंगे तो हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, पैसे नहीं आएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत ज्यादा लॉबिंग करी थी इन्होंने, जिस वजह से सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। ये अगर आपने देखा होगा बहुत सारे ऑटोज के पीछे, दिल्ली में तो मैंने इसे देखा ही था, बहुत सारे ऑटोज के पीछे ये सब इन्होंने लगाना शुरू कर दिया था। फार्मर्स एसोसिएशन का ये बैनर था, लेकिन पूरी की पूरी फंडिंग सिर्फ टोबैको कंपनी से आई हुई थी, क्योंकि टोबैको के रुकते ही उनका करोड़ों का, दिन का करोड़ों का नुकसान होना शुरू हो गया था। इसी वजह से इन्होंने ये सारे प्रोपोगंडा, ये सारा शुरू किया है। आप प्लीज इन सब के झांसे में मत आइए। तंबाकू से, सिगरेट से सिर्फ आपका नुकसान होता है और कुछ नहीं। किसी का कुछ फायदा नहीं होता है, सिर्फ इन कंपनीज का ही फायदा होता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम तंबाकू छोड़ कैसे सकते हैं। मेन प्रॉब्लम तो यही है, एक बार आपने तंबाकू लेना शुरू कर दिया, आपको तंबाकू की लत लग गई, आपको तंबाकू की आदत लग गई, अब इसके बाद इसको छोड़ें कैसे? तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप इसको सीधा सीधा ही बंद कर सकते हैं, सीधा सीधा ही इसको लेना खत्म कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है कि आप इसको धीरे धीरे करके छोड़ सकते हैं। जो सीधा खत्म करते हैं कि आज 10 सिगरेट ले रहे हैं, आज 10 तंबाकू के पाउच यूज कर रहे हैं, कल से अचानक वो छोड़ दें, वो थोड़ा मुश्किल होता है। ज्यादातर लोगों को रिलैप्स हो जाता है, बहुत ज्यादा तक वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसलिए जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये है कि जितने भी आप सिगरेट ले रहे हैं रोज के, जितने भी आप तंबाकू खा रहे हैं, जितने भी पाउच आप तंबाकू खा रहे हैं, आप हर हफ्ते उसमें से एक लेना कम कर दीजिए। इससे क्या होगा कि सपोज आज 15 अगस्त है, आज आई थिंक दूसरा या तीसरा हफ्ता चल रहा है इस महीने का। अगर आप 10 सिगरेट्स ले रहे हैं, अगले हफ्ते आप उसको 9 कर दीजिए, उसके अगले हफ्ते उसको आप 8 कर दीजिए, उसके बाद उसको 7 कर दीजिए। एक महीने के अंदर अंदर 10 से आप 7 पे आ जाएंगे, 2 महीने के अंदर अंदर आप 7 से 4 पे आ जाएंगे, 3 महीने के अंदर अंदर आप 4 से 1 पर आ जाएंगे, और उसके बाद एक सिगरेट को छोड़ना ज्यादा आसान रहता है, 10 सिगरेट को छोड़ना आसान नहीं रहता है। सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव तरीका यही है। मुश्किल होती है, लेकिन उसमें आपका वही जो आपका विल पावर होता है, जो आपका दृढ़ निश्चय रहता है कि आपको छोड़ना ही है किसी भी हालत में, उसमें आपका वो काम आता है। अब ऐसे में मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप 10 सिगरेट पी रहे हैं, 10 सिगरेट से आप उसको कट करते करते अगर 4 पे भी आ जाते हैं तो नुकसान तो होता है, नो डाउट, लेकिन जितना नुकसान आपके 10 सिगरेट्स में होगा उससे तो कम ही नुकसान होगा आपके 4 सिगरेट्स में। तो इसलिए ये वाला सबसे अच्छा तरीका है। अगर कोई आपसे पूछता भी है कि कैसे क्विट करना है, आप दवाइयों के झांसों में मत आइए, दवाइयों के बारे में भी मैं इसके बाद बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि आप उसको धीरे धीरे करके एक एक सिगरेट निकालना शुरू कर दीजिए। एक सिगरेट निकालना, अगर आप 10 सिगरेट लेते हैं तो 10 से 9 में आने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं, 9 से 8 में आपको आने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। 10 से 8 में आने में तकलीफ हो सकती है, 10 से 1 में आने में तकलीफ हो सकती है। अब ऐसे में क्या होगा कि सपोज अगर आप 10 बजे सिगरेट लेते थे, उसके बाद आप 12 बजे लेते थे, उसके बाद आप 2 बजे लेते थे, 10 बजे का सिगरेट अगर आप छोड़ देंगे और सीधा 12 बजे का सिगरेट लेंगे तो आपको बीच में बहुत तलब होगी, बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी, बहुत ज्यादा आपका मन करेगा कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे तो सिगरेट लेना ही है। उसके लिए 4 तरीके होते हैं, इसे हम 4 डीज बोलते हैं। जैसे ही आपको तलब हो रही है, आप उसको किसी भी तरह से उस तलब को 5, 10, 15, 20 मिनट तक उसको रोक के रखिए। आपको काफ़ी हद तक आपको आराम आ जाएगा 15-20 मिनट में, आधे घंटे में। उसके बाद भी अगर नहीं आता,
क्योंकि होता क्या है, ये सारा आपका जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सारे टाइम बाउंड होते हैं। आपकी बॉडी को पता होता है कि 10 बजे मुझे निकोटीन मिलेगा, तो आपका माइंड एकदम पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है कि अब मुझे कहीं ना कहीं से निकोटीन मिलने वाला है, मुझे अब निकोटीन चाहिए। तो उस टाइम पे आपकी तलब ज्यादा होती है। जैसे ही वो 10 से 10:30 वाला टाइम हो जाएगा, आपके ब्रेन को समझ आ जाएगा कि मुझे अब निकोटीन नहीं मिलने वाला, तो आपकी वो तलब थोड़ी कम हो जाती है। अगर नहीं होती है तो सेकंड आता है आपका डीप ब्रीदिंग। कुछ भी नहीं करना है आपको, आराम से आप जहां भी हैं वहां बैठ जाइए, आंख बंद करिए और बस लंबी लंबी सांस लेना शुरू कर दीजिए, जितनी भी लंबी आप ले सकते हैं। बस आपको लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है, 10 बार करना है इसको। सिर्फ इतना ही करना है 10 बार। ये करने में आपके 2-3 मिनट और लग जाएंगे। 15 मिनट आपने इसको छोड़ दिया था, डिले कर दिया था, 15 मिनट आपने डीप ब्रीदिंग कर ली। और उसके बाद भी अगर आपको तलब होती है, 5-10 मिनट ऐसे निकल जाएंगे, उसके बाद भी आपको तलब होती है, आप पानी पी लीजिए। पानी पीने में जरूरी नहीं है कि आपको पानी पूरा ही पी के खत्म करना है। आप एक बोतल लेके रख लीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ी देर उसको मुंह में रखिए, थोड़ी देर के बाद उसको फॉलो करिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद उसको आप पानी पीजिए, थोड़ी देर उसको मुंह में रखिए, उसके बाद उसको गटक लीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं होता तो आप अपना ध्यान बटाने के लिए आप किसी दोस्त से जाके बात कर सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं, किसी से भी बात कर लीजिए। इसका ये पर्पस है कि अगर आप इसको डिले करके पूरा छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये सब करते करते कम से कम आपके 1 से 1.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। जो आपका 12 बजे वाला सिगरेट था, उससे आपको जो 2 बजे सिगरेट पीना था अगला वाला, उससे आपको आराम आ जाएगा, तो उससे आपका एक सिगरेट बीच का निकल जाएगा। बहुत इफेक्टिव तरीका है ये, और यही एक तरीका है जिससे आप कंसिस्टेंटली छोड़ सकते हैं सिगरेट। नहीं तो अगर आप सीधा चाहेंगे कि आप 20 सिगरेट से 0 पे आ जाएं, तो वो बहुत मुश्किल होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने छोड़ते हुए देखा है। लोगों को ये तरीका पता ही नहीं होता कि वो एक-एक करके निकालें, इस वजह से बहुत बार वो छोड़ नहीं पाते। आप ज्यादातर लोग करते हैं कि सिगरेट उन्होंने पीना छोड़ दिया, 3 दिन तक ट्राई करा छोड़ने का, 3 दिन तक सिगरेट नहीं पिया। उसके बाद तलब इतनी ज्यादा हो गई कि जहां पहले बंदा 10 सिगरेट ले रहा था, वहां 12-15 सिगरेट लेने लग जाता। तो इसलिए कोल्ड टर्की वाला मेथड उतना अच्छा नहीं है, कट डाउन वाला मेथड ज्यादा अच्छा है। इसके बाद आते हैं हम मेडिकेशंस पे। बहुत सारे मेडिसिन हैं। ये नंबर नहीं है, कुछ और नोट कर रहा था मैं, वो नंबर आ गया था। ये कोई ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया था। तो दवाइयों में क्या होता है, जितने भी आप ये दवाइयाँ लेते हैं, जितने भी ये च्युइंग गम, आपके इनहेलर्स सारे आते हैं। अच्छा चलिए, इनके बारे में बाद में ही बताता हूँ मैं। गम्स आते हैं, सिगरेट्स आते हैं जो आपको गले में रखने होते हैं, जो आपको अपने चबाने होते हैं, बहुत देर तक चबा के रखने होते हैं, वो आते हैं। ये ज्यादातर उन लोगों के लिए रहता है जो तंबाकू खाते हैं, जो मुंह में रखते हैं, क्योंकि उनको मुंह में रखने की आदत होती है। इसके बाद आपकी दवाइयाँ भी आती हैं, जिसके आपके दवाइयों की डोजेज होती हैं, उसके बारे में बताता हूँ मैं अभी आपको। फिर ये नेजल स्प्रे आता है, जो आप अपने नाक में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि ये सारी जो दवाइयाँ होती हैं वो आपके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। तो ऐसा होता क्या है, इनका जो मेन फंक्शन होता है, ये पैचेस भी आते हैं जो आप अपने स्किन पे अपने कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन ये सारी दवाइयाँ आपको खुद से बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको ये किसी डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है, क्योंकि इसका डोज चेक करना होता है, कितने आपको लगाने हैं, दिन में कितने पैचेस लगाने हैं, कितने च्युइंगम लेने हैं, कितने आपको टैबलेट लेने हैं, कितने आपको दवाइयाँ लेनी है, वो सारी का सारा सारी चीज़ें डॉक्टर ही बताता है। तो ये प्लीज़ इनमें से कुछ भी आप अलग से मत लीजिएगा। जो ये पाउचेज़ जो ये गम्स होते हैं वो बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, वो भी आप बिल्कुल मत लीजिए। इन गम्स को खाने का बहुत स्पेसिफिक तरीका होता है। इसको आपको च्युइंगम की तरह नहीं चबाना है या टैबलेट की तरह नहीं लेना है। वो सारी चीज़ें एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल ही आपको आपके अपनी हैबिट को देख के बता सकता है, डिपेंडिंग कि आप दिन में 1 ले रहे हैं कि दिन में 10 ले रहे हैं। तो इसलिए आप खुद से आप इसको बिल्कुल भी ट्राई मत करिए। होता क्या है कि जब आप ये दवाइयाँ लेते हैं, तो ये आपके ब्रेन में जाके जो निकोटीन रिसेप्टर्स के बारे में बताया था, उनको जाके पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि ये इनको ब्लॉक कर देता है, तो जब आप सिगरेट लेते हैं, जब आप तंबाकू खाते हैं, तो आपको वो मज़ा नहीं आता। आपकी जो तलब होती है वो नहीं मिटती। जब आपकी तलब नहीं मिटती तो आपको खुद लग जाता है, आपकी बॉडी को लग जाता है कि जब सिगरेट पीने से मुझे मेरी तलब ही नहीं मिट रही, तो फिर सिगरेट पीने का क्या फ़ायदा? लेकिन मेडिकेशन एक बहुत छोटा पार्ट होता है आपके तंबाकू छुड़वाने का। मेन होता है आपका दृढ़ निश्चय, मेन होता है आपकी काउंसलिंग, मेन होता है आपकी बिहेवियर थेरेपी, जो एक ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। इसके लिए आप डायरेक्ट फ़ोन पे कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं, आप डायरेक्ट विजय स्वास्थ्य के थ्रू, मेरे थ्रू कर सकते हैं। मेरे जैसे और बहुत सारे ऐसे टोबैको सेसेशन स्पेशलिस्ट हैं जो कर सकते हैं। तो उनसे आप ज़रूर बात करिए, उसके बाद ही आप ये सब स्टार्ट करिए, बिकॉज़
कोई भी ये दवाई है, ऐसा नहीं है कि आप 10 सिगरेट ले रहे हैं, 10 सिगरेट के साथ में आप 2 बार ये चबाने लग जाएँ या 2 बार दवाइयाँ लेने लग जाएँ तो कोई फ़ायदा होगा। ये सारी दवाइयाँ आपकी असर तभी करेंगी अगर आपने 10-15 दिन तक एक भी तंबाकू का प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, थोड़ा-सा भी सिगरेट नहीं लिया है, थोड़ा-सा भी आपने तंबाकू नहीं लिया है। ये आपका काम तभी करेगा और किसी केस में नहीं करेगा। अगर आप तंबाकू ले रहे हैं और साथ-साथ में आप दवाई ले रहे हैं, ये वाले गम्स ले रहे हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप किसी से बस दुकान वाले से या अपने दोस्तों से यही बोलेंगे कि सर ये दवाई लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, दवाई से कोई असर नहीं होता, तंबाकू मैं अभी भी उतना ही ले रहा हूँ। इसका असर तभी आ सकता है अगर आपने 10-15 दिन तक पूरी तरह से छोड़ा हुआ है। वो छोड़ेंगे कैसे? वो आप छोड़ेंगे सिर्फ़ बिहेवियर थेरेपी की वज़ह से, सिर्फ़ आप अपनी काउंसलिंग की वज़ह से ही छोड़ सकते हैं, आप वैसे नहीं छोड़ सकते। मेडिसिन का बता दिया मैंने आपको, नेज़ल स्प्रे का आपको बता दिया। नेज़ल स्प्रे ज़्यादातर स्मोकर्स को दिया जाता है क्योंकि उनको सिर्फ़ स्मोक की प्रॉब्लम नहीं, उनके फिंगर्स की, उनके हाथों की भी प्रॉब्लम होती है, तो जो ये नेज़ल स्प्रे लेते हैं, वो आपका मिमिक करता है इसी एक्टिविटी को। जो स्मोकिंग की एक्टिविटी होती है, उसी को मिमिक करता है, तो जो आपके हाथों की जो तलब होती है, हाथों की इरिटेशन होती है, ये उसको भी ठीक करता है। लास्ट पार्ट है आज के इस सेशन का कि मान लीजिए आप तंबाकू ले रहे हैं या आपकी फैमिली में कोई है जो तंबाकू ले रहे हैं। कोई मानेगा नहीं अगर आप जाके उनको बोलेंगे कि अच्छा तंबाकू लेना छोड़ दो। आपने बोला ही होगा जो तंबाकू ले रहे हैं उनको खुद भी पता है कि ये गलत चीज़ है, ये उन्हें नहीं लेना चाहिए, लेकिन तब भी वो ले रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, मुझे नहीं हो सकती, मुझे कैंसर नहीं हो सकता। उसका सिर्फ़ एक ही तरीका है, आप उनका मुँह चेक करिए। अगर शुरू-शुरू है, अगर कैंसर नहीं है, अगर कैंसर नहीं होने वाला है, तो समझ लीजिए जो ऐसा ये वाला छाला आया हुआ है, ये वाला छाला रहेगा मुँह के अंदर। वो आप उनसे ये पूछिए, बहुत आराम से ये पूछ लीजिए कि वो तंबाकू रखते कहाँ पे हैं? जहाँ रखते हैं, वहाँ ऐसा छाला बना ही होगा। मैं 200% अपनी डिग्री की, अपने मेडिकल की, अपने डॉक्टरी की कसम खा के कह सकता हूँ, हो ही नहीं सकता कि जो तंबाकू खा रहा है, उसके मुँह में ऐसा छाला ना हो। छाले बहुत तरह के होते हैं, पूरे सफ़ेद हो सकते हैं, पूरे लाल हो सकते हैं, लाल और सफ़ेद के मिक्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा छाला होगा ज़रूर। आप उसकी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, आप डिजी स्वास्थ्य की टीम से बात कर लीजिए, वो मुझसे कनेक्ट करेंगे। डेंटल का एक सेशन ऑलरेडी था ही, डेंटल कंसल्टेशंस ऑलरेडी चल ही रहे हैं। ये फ़ोटो आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको काफ़ी हद तक बता दूँगा कि मतलब ये फ़ोटो देख के, दाँत देख के हम बता सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हैबिट है, कितनी ज़्यादा लत लगी हुई है और कितनी ज़्यादा इनको अभी करने की ज़रूरत है। अगर आप ये देखें, ये फ़ोटो मेरे क्लिनिक का नहीं है, ये पीछे एक ड्राइवर था, मैंने जो गाड़ी एक बार बुक की थी, बातों-बातों में उसकी बातों से देख के, उसके दाँत देख के मुझे तम्बाकू का पता चला, तो मैंने तम्बाकू उसके बारे में उससे बात करनी शुरू की। ये मेरा पेशेंट नहीं था। मैं इतना ज़्यादा टोबैको सेसेशन में, तम्बाकू छुड़वाने में घुसा हुआ हूँ कि जहाँ मुझे जो मिलता है, उसके साथ मेरी बातें शुरू हो जाती है सिगरेट के बारे में, तम्बाकू के बारे में और मैं उसको ज्ञान देने लग जाता हूँ। तो ये ड्राइवर था, गाड़ी में बैठा हुआ था, उसके मुँह का ये छाला था, उसने भी मुझसे यही बोला था कि मुझे तो छाला नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्द, दिक्कत, खून कुछ भी नहीं आता है। जब मैंने उसको ये दिखाया, उसके बाद उसको समझ आया, उसके बाद उसका मेरे पास 2 बार कॉल आया। छोड़ा उसने कि नहीं छोड़ा मैं ऑनेस्टली नहीं जानता, लेकिन बात उसने मुझसे करीब 1 घंटा करी थी, मैंने उसको सारी बातें बताई थी, सारी चीज़ें बताई थी। छोड़ा नहीं छोड़ा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद उसने नहीं छोड़ा होगा क्योंकि जो छोड़ देता है, वो कम से कम 10 बार फ़ोन करके बताता है कि सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपकी वज़ह से मैंने ये वाला बुरी लत ही छोड़ दी। मेरे घर में लोग बहुत खुश हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनका फ़ोन ज़रूर आता है। लेकिन जो लोग नहीं छोड़ते हैं थोड़े टाइम के बाद, ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि हो सकता है उसने छोड़ ही दिया होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं कॉल करते हैं वापस। तो सबसे पहले तो आपको ऐसा छाला देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। फिर वो छाला और बढ़ेगा और वहाँ पे गाल गलने लगेगा और धीरे-धीरे करके वो इस फ़ॉर्म में आ जाएगा। इस फ़ॉर्म में जब आ जाएगा तो आप मान लीजिए कि ये कैंसर अभी भी नहीं है, कैंसर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कैंसर की तरफ जा रहा है ये। कैंसर हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। 2 लोग हैं, एक के मुँह में ये है, दूसरे के मुँह में ये नहीं है, तो दूसरे वाले को से होने का कैंसर किसको चांस ज़्यादा है। दूसरा स्टेज है ये है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएँगी। इसमें आपको कुछ ज़्यादा जाँच नहीं करनी पड़ेगी। आप उनको सिर्फ़ मुँह खोलिए उनका, आप सिर्फ़ उनको ही बोलिए हाथ से, अपने होंठ ऐसे करेंगे, ऐसे गाल सारा चेक कर लेंगे, जीभ बाहर निकाल के चेक कर लेंगे।
और सारा कुछ आपको दिख जाएगा। उसकी आप बस फोटो क्लिक करिए और डिजी स्वास्थ्य के टीम मेंबर्स को भेज दीजिए। आगे हम लोग उनसे बात करना शुरू कर देंगे। उसके बाद आता है ये आपका कैंसर वाला स्टेज। ये आपका कैंसर हो गया है, इसमें आपकी सर्जरी होती है। इस पेशेंट की आधी जीभ काटनी पड़ेगी, इस पेशेंट का आधा जबड़ा काटना पड़ेगा और इस पेशेंट का काफ़ी बड़ी सर्जरी होगी और बच तो जाएगा पेशेंट, लेकिन उसके बाद जो लाइफ जिएगा वो बहुत मुश्किल होगी। बहुत मतलब जैसे मैंने बताया, मेरे रिलेटिव का ही ओरल कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। ज़िंदा हैं, बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, लेकिन करीब 9 साल हो गए हैं उनको कि उन्होंने सॉलिड खाना नहीं खाया, कुछ भी चबा के नहीं खाया। सिर्फ़ वो लिक्विड डाइट ही खा रहे हैं, सिर्फ़ दलिया, खिचड़ी, ये सारी चीज़ें खाते हैं। खाना वो ढंग से अभी तक 9 साल हो गए हैं, अभी तक वो नहीं खा पाए हैं। एज उनकी बहुत ज़्यादा है, 92 ईयर्स के हो चुके हैं वो, हेल्दी हैं, बट खाना नहीं खा पाया। तो इस जीने को भी बहुत मतलब ऐसा जीना भी बहुत मुश्किल है। तो सब हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है कि आप तम्बाकू लेना छोड़ दें, आप सिगरेट लेना छोड़ दें। ये आपका स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स हैं स्क्रीनिंग के। जैसे-जैसे आप ये फ़ोटोज़ देख सकते हैं, वैसे-वैसे आपको ये करना है। आपको अगर ये चाहिए तो कभी भी आप निजी स्वास्थ्य की किसी भी टीम मेंबर से बात कर सकते हैं। फर्स्ट आपको मसूड़े देखने हैं, उसके बाद आपको होंठ देखने हैं, उसके बाद आपको गाल देखने हैं, उसके बाद आपको फिर नीचे के होंठ देखने हैं, उसके बाद आपको ऊपर का तालू देखना है। तालू देखने के लिए आपको पेशेंट को बोलना है ऊपर देखने के लिए, वो ऊपर देखेंगे और आपको उनका तालू दिखना है। सब दिख जाएगा वहाँ पे। वही तालू को और थोड़ा अच्छे से जाँच करनी है, जीभ के नीचे और जीभ के साइड में चेक करना है। हर तरफ बहुत आराम से आप देख सकते हैं, आप चम्मच ले सकते हैं, आप कोई भी लकड़ी ले सकते हैं, आप हाथ धो के अपने फिंगर से भी यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत आराम से उसको चेक करिए और आप देख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। आज के लिए इतना ही था। अब आपके अगर कोई क्वेश्चन्स हैं, तो आप पूछ सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता ही दी हैं। तो अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, अगर कोई पर्सनल है कि आप खुद तम्बाकू लेते हैं या खुद स्मोक करते हैं, उसके बारे में अगर आपको हेल्प चाहिए, तो वो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पर्सनली उसके लिए एक काउंसलिंग सेशन या एक कंसल्टेशन सेशन बुक कर लें। बट अगर कोई जनरल क्वेश्चन है जैसे दवाई से रिलेटेड था या हैबिट से रिलेटेड है, तो वो अभी पूछें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अनफॉर्च्युनेटली मैं काफ़ी लेट हो गया था, इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो टाइम ऑलरेडी हम काफ़ी आगे तक निकल चुके हैं। तो जो जनरल क्वेश्चन्स हैं वो आंसर मैं अभी कर लूँगा, जो पर्सनल क्वेश्चन्स हैं उसके लिए एक कंसल्टेशन हम अलग से बुक कर लें। मेरा वाला पार्ट खत्म हो चुका है, अब आप लोग अपने क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं। चैट में कुछ क्वेश्चन्स हैं, एक बार मैं चेक कर सकता हूँ। कोविड-19 और स्मोकिंग में डॉक्टर पल्लवी का मैसेज आया था। कोविड-19 और स्मोकिंग का स्लाइड में डालना भूल गया था इसमें, बट जो स्मोकर्स हैं, जो तंबाकू लेते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत अफ़ेक्ट हुई होती है और तंबाकू की वजह से स्मोकर्स में कोविड-19 होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। कोविड-19 होने के बाद जो सिवियरिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे केसेस थे, जो इस वजह से अ, उनको प्रॉब्लम हुई, जो स्मोकर्स थे, जो टोबैको चूअर्स थे। तंबाकू क्या करता है, आपके साँस लेने की कैपेसिटी को लो कर देता है, आप साँस ही नहीं ले पाते और कोविड में तो वैसे भी कोरोना में साँस की ही मेनली प्रॉब्लम थी, आपके लंग्स की ही प्रॉब्लम थी, ऑक्सीजन की ही प्रॉब्लम थी। आप समझ लीजिए आपको आपके पास ऑक्सीजन होगा तब भी आप नहीं ले पाएँगे। तो बहुत ज़रूरी है कि कोविड के आने के बाद स्पेशली आप ये सारी चीज़ें कम कर दें, क्योंकि आप देखिए उम्र के साथ-साथ कुछ-कुछ बीमारियाँ तो होनी ही हैं जो होंगी। डायबिटीज़ होगा ही, आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी, दिल कमज़ोर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके साथ में अगर आप तम्बाकू और कैंसर ऐड कर दें, तो आप बस समझ लीजिए कि आपको और अपने फैमिली वालों को कितनी तकलीफ होगी। सरकारी हॉस्पिटल में 4-4 5-5 महीने के बाद की डेट मिलती है सर्जरी की, प्राइवेट हॉस्पिटल में 30 से 40 लाख का खर्चा आ जाता है। जितने का आपने तम्बाकू नहीं खाया होगा सारी ज़िंदगी में, जितने के आपने सिगरेट नहीं स्मोक किया होगा सारी ज़िंदगी में, उससे डबल ट्रिपल खर्चा आपका इलाज में लग जाएगा। उसके बाद भी आप कुछ खाना नहीं खा पाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे केसेज़ ऐसे भी होते हैं कि कभी उन्होंने स्मोक नहीं किया, कभी उन्होंने तम्बाकू नहीं खाया, तब भी उन्हें कैंसर हो गया। इसका एक बहुत, बहुत बड़ा रीज़न है टर्शियरी स्मोकिंग और सेकेंडरी स्मोकिंग।
एक केस आया था मेरे पास, एक फीमेल थी, ना उन्होंने आज तक कभी तंबाकू खाया था, ना उन्होंने कभी स्मोक किया था। उनके टंग के नीचे छाला पड़ गया था और उनका हमें ऑपरेशन करके छाला निकालना पड़ा। कैंसर नहीं था उनको, लेकिन अगर वो कुछ दिन तक और वेट करते तो शायद कैंसर हो जाता। उनके हस्बैंड स्मोक करते थे, उनके हस्बैंड चेन स्मोकर थे और तंबाकू भी लेते थे। हस्बैंड को कैंसर नहीं हुआ, उनको हो गया। ये एक पूरी तरह से किस्मत की बात है। बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं इसमें, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें हैं, इसलिए किसी एक फैक्टर को कहना थोड़ा मुश्किल है कि किस रीजन से कैंसर होता है, किस रीजन से नहीं होता। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आसपास हमारे इतने लोग स्मोक करते हैं, इतना पोल्यूशन है इस हमारे आसपास कि किसी भी रीजन से कैंसर हो सकता है। जिसको कैंसर नहीं हुआ है उसको, जैसा मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैंसर ही होगा। मेरे एक रिलेटिव थे, उनको हार्ट अटैक आया था और वो चेन स्मोकर थे, और बाद में मुझे पता चला कि हार्ट अटैक के 50% लोग जिनका हार्ट अटैक होता है वो स्मोकर्स होते हैं। उनका टोबैको की वजह से, निकोटीन की वजह से ही हार्ट अटैक आया होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप स्मोक कर रहे हैं, अगर आप तंबाकू खा रहे हैं तो आपको सिर्फ कैंसर ही होगा, सिर्फ माउथ कैंसर ही होगा, सिर्फ लंग कैंसर ही होगा। आपको ब्लड कैंसर भी हो सकता है, पैनक्रियाटिक कैंसर भी हो सकता है, आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। OSMF भी एक ऐसी बीमारी है जो आपके छालों की तरह ही होती है, जो आपके मुंह के अंदर ही होती है। उसमें आपका क्या होता है कि आपका मुंह खुलना बंद हो जाता है। जैसे अगर कोई भी देखे तो आप अपने मुंह में 3 उंगलियां डाल सकते हैं। अगर आप कोई भी अपना मुंह खोल के देखें तो 3 उंगलियां आराम से चली जाती हैं हमारे मुंह में। अगर आपकी 2 से कम उंगलियां जा रही हैं, 2 मतलब इतनी या 2 से कम, अगर आपका सिर्फ इतना मुंह खुल रहा है तो वो फिर से कैंसर के पहले का ही स्टेज है। OSMF बोलते हैं उसको, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जो इसका फाइनल स्टेज होता है जिसमें आप बिल्कुल मुंह नहीं खोल सकते, उनको अगर आप बोलें कि गाल फुलाएं अपने, तो उनके गाल नहीं फूलेंगे क्योंकि उनके गालों में फाइब्रस बैंड बन गए होते हैं। तो ये भी एक बीमारी है जो कैंसर से रिलेटेड है, बट एकदम कैंसर नहीं है, लेकिन नुकसान उतना ही करती है। जितने लोग हैं जो बोलते हैं कि तंबाकू के बिना उनका दिन में कोई काम नहीं चल सकता, पॉसिबल है। ये आपका बहुत हाई लेवल का डिपेंडेंस होता है, इसमें आपको दवाइयों की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन इसमें आपकी बिहेवियरल काउंसलिंग होनी भी उतनी ही जरूरी है। तरीका उसका वही है, कितनी भी बुरी तरह आपकी लत है, कितनी भी ज्यादा आप एडिक्ट हैं इसके, धीरे धीरे करके अगर आप इसको कम करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे करके आप इसको छोड़ सकते हैं। जो मैंने कट डाउन का तरीका बोला था, आप उसको एक बार ट्राई करिए, उसके बाद आप मुझसे एक बार कंसल्ट करिए। उसके बाद फिर देखते हैं कि हम किस तरह, कितनी जल्दी आपकी आदत को सुधार सकते हैं। और किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो बात कर सकते हैं। वहाँ सेंटर पे अगर कोई है जिनको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और बहुत ही गहरी इंसाइट आपने दिया टोटल ओरल कैंसर के बारे में। और बहुत बार ऐसा होता है जो आप अपना PPT के दौरान ही आपने शेयर करा, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि गुटखा खाना आपके जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अब जैसा कि मैं टाटा हॉस्पिटल में 5 साल काम करा हुआ हूँ सोशल वर्क डिपार्टमेंट में, तो हजारों जो पेशेंट्स देश भर से आते हैं अलग अलग बीमारी लेकर के, जो कैंसर के, तो वहां पर वो देख करके तरस आती है। जो जो चीजें आपने बताया कि अगर आप खा रहे हैं गुटखा, अगर आप तंबाकू ले रहे हैं तो आज नहीं तो 10 साल में जरूर आपको होगा ही होगा। तो ये बात लोगों को समझ नहीं आती है। जब आज हम जाकर के लोगों को बोलते हैं नहीं नहीं ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उनको लगता है अरे चलो जब होगा तब देख लेंगे। तो ये वाली जो बात है सर, ये बहुत ज्यादा हमें जो है तकलीफ देती है, इसलिए क्योंकि रियलिटी हम देखे हुए हैं।
सच्चाई हम जो है देखे हुए हैं, और उधर लोगों को जो है इधर से उधर दर दर की ठोकरें जो खाते हुए देखे हैं। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैं बोन कैंसर सर्वाइवर हूँ, और अच्छा। या 2007 में मुझे हड्डी का कैंसर डायग्नोस हुआ था। 6 हम्म। मंथ लग गए थे जो है जानकारी मिलने में, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास, और फाइनली गोरखपुर में जो है बायोप्सी हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला था हाथ काट करके निकालना पड़ेगा। फिर मुंबई गए, और मुंबई में 1 साल का ट्रीटमेंट चला, मैं बिल्कुल ठीक हुआ। बट जब हम ये जानकारी लोगों को देते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है, अरे चलो ठीक है, जब होगा तब देख लेंगे। तो इसके बारे में कुछ अगर सर आप 2-4 पॉइंट्स ऐड करना चाहें तो। इसमें जो मैंने खुद से नोटिस किया है, वो जो ये वाला स्टेप है ना, कि जो भी नहीं मानता है, जैसे मेरे लिए तो बहुत इजी है क्योंकि मैं खुद डेंटिस्ट हूँ, मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं सीधा उनको दिखा देता हूँ। लेकिन कोई भी ऐसा बंदा है जो कर रहा है और वो नहीं मान रहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक जो आइसक्रीम खाते हैं ना, छोटा सा जो कप वाला आइसक्रीम खाते हैं, उसका जो चम्मच होता है, उसको लेके भी अगर आप सिर्फ उनका मुंह एक बार देख के फोटो क्लिक करके उनको दिखा देना, ये जैसे ये सारे थे, ये कोई भी मेरे पास तंबाकू की प्रॉब्लम लेके नहीं आए थे। इन सबसे मैंने बात करनी शुरू की, उनका मुंह खोला और सीधा फोटो खींच कर उनको दिखा दिया मैंने। उसके बाद आपको कुछ कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितना मैंने प्रेजेंटेशन अभी दिया था वो सिर्फ मैं अवेयरनेस फैला रहा था, नहीं तो ये सारी चीजें मुझे लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार उनका फोटो क्लिक कर लेंगे ना, उसके बाद आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उनका फोटो आप उनके कैमरे में ही फोटो क्लिक करेंगे, जिससे कि फोटो उनके पास रह जाएगी हमेशा के लिए। और वो ये जब देखते हैं तब उनको समझ आता है कि नहीं, मुझे कुछ नुकसान तो हो रहा है। अब जैसे जिसको ये छाला पड़ा रहेगा, उसको अगर मैं इसकी फोटो दिखाऊंगा तो उसको समझ आ जाएगा कि चलो मेरा ये छाला है, इसके बाद ये भी हो सकता है। उसके बाद इसकी फोटो दिखाऊंगा, जिसको छाला पड़ा है उसके साथ ये भी हो सकता है। तो सर यही एक तरीका है। उसके अलावा मैं कितना भी आप आधे घंटे का आप उसको बैठा के हाथ बांध के आप मेरे सेशन में बैठा दें तो भी उसको कुछ समझ नहीं आएगा। एंड में वो यही बोलेगा कि सर वो तो उनको हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता। इसका एक ही तरीका है, आप उसी टाइम उसका मुंह खुलवाइए, पूछिए उससे कहाँ पे तंबाकू रखता है। मैं तो पूछता भी नहीं है क्योंकि मुझे तो सारा कुछ चेक करना होता है, मैं खुद ही देख के बताता हूँ, ये देखिए आप यहाँ रखते हैं, यहाँ पे आपका छाला हो गया। तो जब आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप उनको पूछे कि आप कहाँ रखते हैं, ज्यादातर यहीं रखते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, ज्यादातर पीछे क्योंकि वो रख ही नहीं पाते, यहीं पे या यहाँ पे वो रखेंगे। बस उनको ऐसे देखना है, फोटो खींचनी है और उनको दिखा दें। उसके बाद आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे इफेक्टिव, सबसे रामबाण तरीका यही है किसी भी आदमी को बताने का कि भाई आप जहर खा रहे हो, जहर खाने से आपको और आपके फैमिली को ही नुकसान हो। अब मैं भी जैसे इन पेशेंट्स को बताता हूँ, आप भी जैसे किसी को बताते हैं, तकलीफ आपको हुई एज अ पेशेंट, आपकी फैमिली वालों को हुई क्योंकि वो आपके साथ थे, उनको आपके साथ भागना दौड़ना पड़ रहा था, तकलीफ उनको होती है। तो जो अब ये आप सोचिए कि आपको जैसे जो कैंसर हुआ था उसमें आपकी गलती नहीं थी। अब ये आप सोचिए कि जो तंबाकू खा रहा है वो तो उसी की गलती है ना, वो तो वो छोड़ सकता है कभी, लेकिन तब भी जहर खाते खाते वो खुद को भी तकलीफ दे रहा है, अपनी फैमिली को भी तकलीफ दे रहा है। तो बस यही तरीका है। आपके और आपकी टीम के साथ भी आप चाहें तो हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन एक बार रख सकते हैं कि इन सब चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करना है पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि जितनी ज्यादा मेरी रीच है उससे कहीं ज्यादा आपकी टीम की रीच है। थैंक यू सो मच सर। और इनिशियल टाइम पर ही लोग ढेर सारे सवाल पूछे थे इसको लेकर के, जिस सवाल को हम लोग समराइज कर रहे हैं चैट में भी और आपके सामने भी। और सारी बातों का निचोड़ यही आ रहा था कि लोगों को किस तरह से समझाया जाए और किस तरह से बताया जाए, जिसका बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जो जवाब दिया, और हम सारे लोग को ये बात जो समझ में आ गई। हमारे साथ सर जो अशोक यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो मुजफ्फरपुर जो बिहार से हैं, इनके भांजे को ब्लड कैंसर हुआ था 2017-18 में। ये भी जो है मुंबई आए थे ट्रीटमेंट के लिए। अभी वहाँ का सेंटर जो है आप ही संभालते हैं, इनके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग सर गांव-गांव में जाते हैं, जाकर के लोगों को जो है जानकारी देते हैं कि भाई ये टाइप का सिम्टम्स अगर दिख रहा है आपको तो वो इस तरह की बीमारी हो सकती है। स्तन कैंसर हो गया, ओरल कैंसर हो गया, और जो बाकी जुड़ी हुई समस्याएं हैं उससे भी रिलेटेड जानकारी हम लोग देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर कि आप आज आए
और आकर के आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है जानकारी दी। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर पीपीटी साझा कर सके तो काफी अच्छा हो ये जाएगा। टॉपिक इतना बड़ा है ना, आप मुझे 6 घंटे भी दे दें तो भी ये कम ही पड़ेगा। तो बस बहुत सारी चीजें मुझे भी करते करते याद आए कि स्किप हो गई हैं, लेकिन वही है कि जितनी ज्यादा करेंगे, जितना फ्रीक्वेंटली करेंगे, उतनी ज्यादा बातें और सामने आती है। राइट सर, राइट। तो डॉक्टर पल्लवी आ चुकी हैं सर एक बार फिर से, तो मैं चाहूंगा अगर उनके पास कोई सवाल है तो आपके सामने रखें और फिर हम लोग इस सेशन को यहाँ पर ओवर करें। या डॉक्टर पल्लवी, ओवर टू यू। हाँ जी। तो सर अभी जो हम इनिशियल डिस्कशन कर रहे थे उसमें कुछ क्वेश्चंस थे ओएसएमएफ के बारे में कि अगर किसी का माउथ ओपनिंग सिर्फ 2 फिंगर्स है और बर्निंग सेंसेशन है तो क्या ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है उसके लिए। ट्रीटमेंट के लिए चेक करना पड़ता है। वैसे तो ट्राई करते हैं कि डिपेंड करता है कि कितने फाइबरस बैंड्स बने, क्योंकि उसमें आपके जितने भी गाल होते हैं उसके अंदर फाइबर्स बन गए होते हैं। तो दवाइयाँ आती हैं उसकी, वही है, एक बार कंसल्ट कर लें। दवाइयाँ भी आती हैं उसकी, अगर दवाइयों से ठीक नहीं होना होता तो बस एक इंजेक्शन आता है जो आपको करीब थोड़े थोड़े गैप पे लगाना होता है। तो जितने ये बैंड्स होते हैं मुंह के अंदर से यहाँ पे इंजेक्शन दे देते हैं, तो यहाँ के फिर लूज हो जाते हैं। तो ट्रीटमेंट वही है, कोई भी इसमें घरेलू नुस्खा नहीं है। इसमें बस वही है कि एक बार आप क्लिनिक पे जाएं, वहाँ पे उनके पास सारे तरीके होते हैं ट्रीट करने के, प्रॉपर ट्रीटमेंट वहाँ पे हो जाए। अगर ऐसा होता है कि अगर कोई घरेलू नुस्खा अगर आपको यूज करना ही है, तो उसमें ये रहता है कि जो भी टमाटर होता है घर में, टमाटर का जूस लेके अगर हम उसको फिंगर पे लेके या उसको अपने सारे हर तरफ अंदर से गालों में लगा लें, जिनको ज्यादातर छाले पड़ रहे हैं या जलन हो रही है मुंह में, वो लगा लें। तो टमाटर के अंदर लाइकोपीन होता है जिसके इंजेक्शन हम देते हैं। लाइकोपीन रिलेटेड ही एक दवाई होती है जिसके हम इंट्रालीजनल इंजेक्शन देते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। बट देन अगेन, अगर इतनी ज्यादा है कि आपकी माउथ ओपनिंग कम हो गई है, बैंड्स बनने शुरू हो गए हैं, तो शायद उतना असर ना है, शायद आपको क्लिनिक जाना ही पड़े। जी थैंक यू सर। और सर बाकी ये क्वेश्चंस थे जनरल क्वेश्चंस के, अगर जैसे हम किसी को अगर काउंसल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जाइए डॉक्टर के पास, तो काफी बार ये रिस्पांस मिलता है कि वो इतना एडिक्टेड है कि वो नहीं छोड़ सकते, वो फंक्शन नहीं कर सकते उसके बिना, पर्टिकुलर सब्सटेंस के बिना। और काफी बार वो ये भी बोलते हैं कि जो सब्सटेंस अब्यूज नहीं कर रहे हैं उनको भी तो कैंसर होता है। तो इन केसेस में क्या जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं। एक सेकेंड मैम, बस एक कॉल आ गया था, एक हाँ मैम, इसका मैं आप शायद बीच में भी नहीं थे इधर सेशन में, उस टाइम चैट वाले क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया था कि कितनी भी ज्यादा लत लगी हो, कितनी भी ज्यादा हैबिट लगी हो, कट डाउन करने का तरीका सबसे अच्छा रहता है। वही एक तरीका है जिससे आप कितनी भी ज्यादा आपकी जो हैबिट होती है उसको आप कम कर सकते हैं। उसका तरीका वही है कि अगर 20 सिगरेट भी पी रहे हैं, 50 सिगरेट भी पी रहे हैं, वीक में अगर आप एक एक सिगरेट भी उसका कम करना शुरू कर दें, तो 4 वीक में आपके 4 सिगरेट कम हो जाएंगे, 10 वीक में आपके 10 सिगरेट कम हो जाएंगे, 20 वीक में आपके 20 सिगरेट कम हो जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका वही है। उसके अलावा बहुत सारी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। आजकल काउंसलिंग के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो डिजी स्वास्थ्य के थ्रू मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, और जितने भी टोबैको सेसेशन स्पेशलिस्ट हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। वो बात करके उनका सोल्यूशन जरूर निकल जाएगा। किसी की भी एडिक्शन, किसी की भी लत इतनी बुरी नहीं होती कि हम उसे छुड़ा ना। डॉक्टर पल्लवी। यस सर, थैंक यू सो मच। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन या डिस्कशन पॉइंट नहीं है तो हम सेशन को क्लोज कर दें। ओके ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकित, आप आए और आपने एक्सप्लेन किया पूरा फ्रॉम स्क्रैच हिस्ट्री टोबैको का लेके यहाँ तक कि गवर्नमेंट के क्या क्या लॉज है, रेगुलेशंस है, जो कि एक आम आदमी को नहीं पता होता है कि ये पर्टिकुलर लॉज है इन प्लेस। और आपने बजट भी बताया कि कितना पैसा जा रहा है इसमें। तो हाँ जी। सो थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेटिव सेशन। एंड बाकी किसी को भी अगर टोबैको रिलेटेड
कोई भी क्वेरीज है आप डिजी स्वास्थ्य के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर अंकित एक टोबैको सेसेशन स्पेशलिस्ट है, तो वो आपको प्रॉपर प्रोग्राम, प्रॉपर चैनल्स जो है जिसके थ्रू आप या आपके कोई भी नेटवर्क में कोई भी लोग हैं, आपके आसपास कोई भी गांव में लोग हैं जो छोड़ना चाहते हैं, छुड़वाना चाहते हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सब लोग आपने अटेंड किया ये सेशन।